हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बेहतर होंगे। आज हम करेंगे जो रीजनिंग का चैप्टर है उसके नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, यदि सड़क गीली है तो अवश्य बारिश हुई होगी। इस निष्कर्ष की मुख्य समस्या क्या है? इफ़ द रोड इज़ वेट इट मस्ट हैव रेन। व्हाट इज़ द मेन प्रॉब्लम विद दिस कंक्लूजन? ऑप्शन नंबर ए है, अन्य कारण भी संभव हैं, अदर कॉजेज आर पॉसिबल। ऑप्शन नंबर बी है, सड़क कभी गीली नहीं हो सकती, रोड्स कैन नेवर बी वेट। ऑप्शन नंबर सी है, बारिश सड़क को गीला नहीं करती, रेन कैन नॉट वेट रोड्स। और ऑप्शन नंबर डी है, कोई रीजनिंग नहीं है, देयर इज नो रीजनिंग। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा कि अगर सड़क गीली है तो अवश्य बारिश हुई होगी। ये ज़रूरी नहीं है कि बारिश ही हुई होगी थी कि उससे ही सड़क गीली हो, तो अन्य कारण भी संभव हो सकते हैं। सड़क गीली होने का कारण बारिश के अलावा पानी डालना आदि भी हो सकता है, इसलिए कंक्लूजन सर्टेन नहीं, केवल पॉसिबल है। ठीक है। अ वेट रोड कैन हैव कॉजेज अदर देन रेन, सो द कंक्लूजन इज नॉट नेसेसरली सर्टेन। क्वेश्चन नंबर 12 है, किसी फेमिलियर सिचुएशन की सिमिलैरिटी का उपयोग करके नई सिचुएशन को समझना किस रीजनिंग का उदाहरण है? यूजिंग सिमिलैरिटीज फ्रॉम अ फेमिलियर सिचुएशन टू अंडरस्टैंड अ न्यू सिचुएशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ऑप्शन नंबर ए है डिडक्टिव रीजनिंग, निगमनात्मक तर्क। ऑप्शन नंबर बी है एनालॉजिकल रीजनिंग, सादृश्यात्मक तर्क। ऑप्शन नंबर सी है इंडक्टिव रीजनिंग, आगमनात्मक तर्क। और ऑप्शन नंबर डी है मैकेनिकल रीजनिंग की यांत्रिक तर्क। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा कि एनालॉजिकल रीजनिंग की सादृश्यात्मक तर्क होगा। इसमें एनालॉजिकल रीजनिंग में दो सिचुएशन के बीच मीनिंगफुल सिमिलैरिटीज के आधार पे नई सिचुएशन को समझा जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? एनालॉजिकल रीजनिंग। एनालॉजिकल रीजनिंग यूजेस मीनिंगफुल सिमिलैरिटीज बिटवीन सिचुएशंस टू अंडरस्टैंड अ न्यू सिचुएशन। क्वेश्चन नंबर 13 है, रीजनिंग असेसमेंट में केवल फाइनल आंसर की बजाय टीचर को क्या देखना चाहिए? इन रीजनिंग असेसमेंट व्हाट शुड अ टीचर एग्जामिन बिसाइड्स द फाइनल आंसर? ऑप्शन नंबर ए है केवल हैंड राइटिंग, ओनली हैंड राइटिंग। ऑप्शन नंबर बी है केवल स्पीड, ओनली स्पीड। ऑप्शन नंबर सी है सॉल्यूशन प्रोसेस एंड जस्टिफिकेशन, समाधान प्रक्रिया और औचित्य। और ऑप्शन नंबर डी है केवल मेमोरी, ओनली मेमोरी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा कि सॉल्यूशन प्रोसेस एंड जस्टिफिकेशन, समाधान प्रक्रिया और औचित्य। सही आंसर हमेशा सही रीजनिंग को साबित नहीं करता। टीचर को देखना चाहिए कि विद्यार्थी कैसे और किस एविडेंस के आधार पे, किस प्रूफ के आधार पे कंक्लूजन तक पहुंचा है। अ करेक्ट आंसर डज नॉट ऑलवेज डेमोन्स्ट्रेट साउंड रीजनिंग, द टीचर शुड एग्जामिन हाउ एंड व्हाई द लर्नर रीज्ड इट। क्वेश्चन नंबर 14 है, क्या इसका कोई दूसरा कारण भी हो सकता है? पूछना किस प्रकार की थिंकिंग को दर्शाता है? आस्किंग कुड देयर बी अनदर रीजन, डेमोन्स्ट्रेट। ऑप्शन नंबर ए है क्रिटिकल थिंकिंग, आलोचनात्मक चिंतन। ऑप्शन नंबर बी है रॉट लर्निंग, रटंत अधिगम। ऑप्शन नंबर सी है इमिटेशन, अनुकरण। और ऑप्शन नंबर डी है पैसिव लर्निंग, निष्क्रिय अधिगम। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा कि क्रिटिकल थिंकिंग, आलोचनात्मक चिंतन। कोई भी सिचुएशन है, कोई भी प्रॉब्लम, कुछ भी है ऐसा, अगर उसके बारे में पूछा जाता है कि क्या इसका कोई दूसरा रीजन भी हो सकता है, ठीक है, तो इसमें सामने वाला जो इंसान है वो अपनी थिंकिंग लगाएगा, आलोचनात्मक चिंतन उसका यूज करेगा वो। तो अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशंस पर विचार करना क्रिटिकल थिंकिंग की महत्वपूर्ण विशेषता होती है। Considering alternative explanation is an important characteristic of a critical thinking. क्वेश्चन नंबर 15 है, मेटाकॉग्निशन और रीजनिंग का सबसे अच्छा संबंध कौन सा है? विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन मेटाकॉग्निशन एंड रीजनिंग? ऑप्शन नंबर ए है अपने थिंकिंग प्रोसेस को मॉनिटर करना, मॉनिटरिंग वंस ऑन थिंकिंग प्रोसेस। ऑप्शन नंबर बी है केवल फैक्ट्स याद करना, ओनली मेमोराइजिंग फैक्ट्स। ऑप्शन नंबर सी है दूसरे की नकल करना, कॉपिंग अदर्स। और ऑप्शन नंबर डी है बिना सोचे आंसर देना, आंसरिंग विदाउट थिंकिंग।
तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा कि अपने थिंकिंग प्रोसेस को मॉनिटर करना, ये क्या होता है, मेटाकॉग्निशन और रीजनिंग का सबसे अच्छा संबंध है ये। मेटाकॉग्निशन का अर्थ है अपने थिंकिंग को मॉनिटर, इवैल्यूएट और रेगुलेट करना। मेटाकॉग्निशन इन्वॉल्व्स मॉनिटरिंग, इवैल्यूएटिंग एंड रेगुलेटिंग वंस ऑन थिंकिंग। क्वेश्चन नंबर 16 है, यदि टीचर बच्चों को अपने आंसर के पक्ष में एविडेंस दो, ठीक है, ये सब बोलता है, कहता है, तो वह मुख्यतः क्या विकसित कर रहा है। वह टीचर आस्क स्टूडेंट चिल्ड्रन टू गिव एविडेंस सपोर्टिंग योर आंसर, व्हाट इज मेनली बीइंग डेवलप्ड। ऑप्शन नंबर ए है जस्टिफिकेशन, औचित्य प्रदान। ऑप्शन नंबर बी है इमिटेशन, अनुकरण। ऑप्शन नंबर सी है रॉट मेमोरी, रटंत स्मृति। और ऑप्शन नंबर डी है फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हुआ कि जस्टिफिकेशन, औचित्य प्रदान, एविडेंस के आधार पे अपने क्लेम को स्पॉट करना जस्टिफिकेशन कहलाता है। स्पॉटिंग अ क्लेम विद एविडेंस इज कॉल्ड जस्टिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 17 है, अ कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम, एक कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम है, उसमें रीजनिंग के लिए सबसे उपयुक्त अप्रोच कौन सी है। विच अप्रोच इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर रीजनिंग इन अ कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम। ऑप्शन नंबर ए है केवल लेक्चर, ओनली लेक्चर। ऑप्शन नंबर बी है केवल मेमोराइजेशन, ओनली मेमोराइजेशन। ऑप्शन नंबर सी है इन्वेस्टिगेशन, डिस्कशन और जस्टिफिकेशन, की जांच, चर्चा और जस्टिफिकेशन। और ऑप्शन नंबर डी है केवल कॉपिंग। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, इन्वेस्टिगेशन, डिस्कशन एंड जस्टिफिकेशन। तो कंस्ट्रक्टिविज्म में लर्नर एक्टिवली नॉलेज कंस्ट्रक्ट करता है, इन्वेस्टिगेशन, डिस्कशन और जस्टिफिकेशन रीजनिंग को मजबूत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, यदि विद्यार्थी किसी कंक्लूजन को नए एविडेंस के आधार पर रिवाइज करता है तो टीचर को इसे कैसे देखना चाहिए। इफ अ लर्नर रिवाइजेज अ कंक्लूजन बेस्ड ऑन न्यू एविडेंस, हाउ शुड द टीचर व्यू दिस। ऑप्शन नंबर ए है कमजोरी, वीकनेस। ऑप्शन नंबर बी है कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी, संज्ञानात्मक लचीलापन। ऑप्शन नंबर सी है कन्फ्यूजन ओनली, केवल भ्रम। और ऑप्शन नंबर डी है मेमोरी फेलियर, स्मृति की विफलता। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा कि कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी, की संज्ञानात्मक लचीलापन। किसी भी कंक्लूजन को नए एविडेंस के आधार पे, अगर मान लो उसको पहले से किसी चीज़ के बारे में नॉलेज है और उसके मतलब बेसिस पे या फिर उसके बारे में उसको कुछ और नई इन्फॉर्मेशन मिलती है कि वो अपनी जो पहले जो इन्फॉर्मेशन है उसके माइंड में उसको वो बदलता है, रिवाइज करता है, ठीक है। तो ये इसको क्या बोलेंगे, कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी, की संज्ञानात्मक लचीलापन है उसके अंदर। तो चेंजिंग अ कंक्लूजन अकॉर्डिंग टू एविडेंस रिफ्लेक्ट फ्लेक्सिबल एविडेंस बेस्ड थिंकिंग। क्वेश्चन नंबर 19 है, रीजनिंग में क्लेम एविडेंस कंक्लूजन अप्रोच का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है। व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्पज ऑफ द क्लेम एविडेंस कंक्लूजन अप्रोच इन रीजनिंग। ऑप्शन नंबर ए है उत्तर को जस्टिफाई करना, टू जस्टिफाई द आंसर। ऑप्शन नंबर बी है उत्तर याद करना, टू मेमोराइज द आंसर। ऑप्शन नंबर सी है केवल स्पीड बढ़ाना, टू इंक्रीज स्पीड ओनली। और ऑप्शन नंबर डी है टू कॉपी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हुआ कि उत्तर को जस्टिफाई करना, टू जस्टिफाई द आंसर। कि इन रीजनिंग अ कंक्लूजन शुड बी स्पॉटेड बाय रेलेवेंट एविडेंस, नॉट मेयरली स्टेटेड। कि रीजनिंग में कंक्लूजन को केवल बताना पर्याप्त नहीं है, उसे रेलेवेंट एविडेंस से स्पॉट करना आवश्यक होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, एक विद्यार्थी किसी समस्या का समाधान करने से पहले उपलब्ध इन्फॉर्मेशन को अलग करता है, इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन को हटाता है, पॉसिबल सॉल्यूशंस की तुलना करता है और सबसे उचित कंक्लूजन चुनता है। यह किसका सर्वोत्तम उदाहरण है। अ लर्नर सेपरेट्स रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन, रिमूव्स इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, कंपेयर्स पॉसिबल सॉल्यूशंस and select the most appropriate conclusion. This is best example of। ऑप्शन नंबर ए है रोट लर्निंग, रटंत अधिगम। ऑप्शन नंबर बी है क्रिटिकल रीजनिंग, आलोचनात्मक तर्क। ऑप्शन नंबर सी है इमिटेटिव लर्निंग, अनुकरणात्मक अधिगम।
और ऑप्शन नंबर डी है पैसिव लर्निंग, निष्क्रिय अधिगम। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा कि क्रिटिकल रीजनिंग की आलोचनात्मक तर्क। द लर्नर एनालाइज, filters, compares and evaluates information before reaching a conclusion which is characteristic of a critical reasoning। यहाँ लर्नर इंफॉर्मेशन को एनालाइज, फिल्टर और कंपेयर, इवेलुएट करके कंक्लूजन तक पहुंचता है। यही क्या है, क्रिटिकल रीजनिंग की प्रमुख विशेषता होती है। सो गाइस, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।